आज जो हम करने जा रहे हैं वो है स्प्लिट एसी का वायरिंग कनेक्शन। नॉन इन्वर्टर एसी में स्प्लिट एसी का जो कनेक्शन है वो कैसे करते हैं, कैपेसिटर से कैसे कंप्रेसर में जाता है लाइन, मेन लाइन कैसे कंप्रेसर में आता है, क्या करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्प्लिट एसी का जो अपना जो ऊपर का कवर है उसको हम खोलेंगे और खोल के पहले देखेंगे कि अंदर में क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं। ये जो है आपके पास स्प्लिट एसी का आउटडोर है। अभी सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। फैन ब्लेड है, मोटर से कनेक्ट है, इसको हम लोग आउटडोर फैन बोलते हैं और आउटडोर फैन मोटर। ठीक है, ये हमारा वायरिंग का सेक्शन है ऊपर की साइड में, और नीचे जो है हमारा कंप्रेसर है। ठीक है, इसमें एक चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। ये है हमारा कंडेंसर, और ये कंडेंसर जो है ये एल्युमिनियम कंडेंसर प्लेट टाइप। कौन से टाइप है? एल्युमिनियम कंडेंसर है और प्लेट टाइप है। प्लेट टाइप में आप देखिए, ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ये जो पाइप है आपका, ये दिख रहा है, इसके अंदर लेयर बना हुआ है, इसी के अंदर से जो है गैस पास होता है। इसके अंदर में जो होल रहता है जिससे गैस पास होता है, आप देखेंगे कभी अगर ये खुला या कभी आप लोग कभी आउटडोर कटा हुआ देखेंगे कि उसके अंदर जो होल होता है ना, जो आपका बाल है ना, उससे भी बारीक होल होता है। आपका बाल जो है ना उस होल के अंदर नहीं जाएगा, वो होल इतना पतला होता है कि आपका बाल उसके लिए मोटा पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? उतना पतला होल होता है। और ये जो लेयर, ये जो आप देख रहे हो ना प्लेट जो है पूरा, ये प्लेट में होल 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 बना हुआ रहता है पूरा, इसी से गैस आपका बाहर जाता है। एक होता है हमारे पास जो कंडेंसर होता है वो कॉपर कंडेंसर होता है, और पाइप टाइप ट्यूब टाइप होता है। ठीक है, ट्यूब टाइप में आप देखोगे कि इधर साइड में आपको पाइप दिखेगा। ये जो पतला सा आपको दिख रहा है लेयर, ये प्लेट के तरह, ये पूरा गोल गोल पाइप के जैसा दिखेगा। हमारे पास दो कंडेंसर आते हैं, एक प्लेट टाइप और एक ट्यूब टाइप। ठीक है, ट्यूब टाइप आपको बाहर से ही दिखेगा कि पूरा पाइप है, उसमें कॉपर का पाइप रहेगा, और ये जो है एल्युमिनियम का पाइप, एल्युमिनियम का प्लेट टाइप। एल्युमिनियम का पाइप भी आता था, अभी उसको बंद करके और ट्यूब टाइप निकाला गया है। ये भी लगभग जगह पे बंद हो चुका है। ठीक है, लगभग जगह पे बंद हो चुका है। अब कॉपर ही आता है हम लोगों के पास। बहुत सारे केस में आप देखेंगे कि कॉपर के ऊपर जो है, एल्युमिनियम के ऊपर जो है कॉपर का ना लेयर चढ़ा देता है। लेयर बोले तो कॉपर के कलर का प्लास्टिक डाल देता है, समझ गए? प्लास्टिक डाल देता है या उस पर कोई ऐसा कोटिंग कर देता है पेंट का, जो आपको देखने में एकदम प्योर कॉपर लगेगा, लेकिन जब पुराना हो जाएगा ना 2-4 साल बाद, जब वो लेयर हटेगा तो आपको अंदर दिखेगा कि एल्युमिनियम का पाइप। समझ गए? ये जो है अगर लीक कर जाता है, ये कंडेंसर अगर लीक कर जाता है तो आप इसको वेल्ड ब्रेजिंग नहीं कर सकते। इसके अंदर ब्रेजिंग आप चला ही नहीं सकते, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो हीट को बर्दाश्त नहीं करता है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जरा सा हीट दीजिएगा ये पिघल करके पानी हो जाएगा। समझ गए? तो ये अगर आपका लीक हो गया है तो आप इसको चेंज कर दिए। बहुत जगह पे ऐसा हम लोग को भी सुनने को मिला है कि एल्युमिनियम जो है कहीं कहीं पर वेल्डिंग करते हैं या इसका एक पेस्ट आता है, जो अभी हमारे मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है कि वो पेस्ट हम लोग ले करके और उसको लगा दें। एक पेस्ट आता है, उस पेस्ट को आप जो है जहाँ पर लीक है वहाँ पर लगा देंगे तो वो क्या है, लीक को बंद कर देता है। लेकिन हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसके जगह अगर कॉपर रहा हमारा तो कहीं पर से भी लीक हो
उसको हम वेल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को सहने की ताकत रखता है, लेकिन वो भी एक तापमान पर। उससे ज़्यादा हो गया तो वो भी पिघल के फट जाता है। समझ गए? तो कंडेंसर के बारे में सबको समझ में आ गया। अब हम कंडेंसर से आगे बढ़े। नहीं, इसको ड्राइवर ये हमारा जो है वायरिंग का सेक्शन है। ये कंप्रेसर के हमारे ऊपर में रहता है। कभी भी आप कोई भी नॉन इन्वर्टर एसी खोलिएगा या इन्वर्टर एसी भी खोलिएगा तो आप देखिएगा कि जैसे ही ऊपर का ढक्कन आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको पीसीबी दिखेगा इन्वर्टर में। ये सामने में इन्वर्टर में, जिसको हम लोग कंट्रोलर कहते हैं। कंट्रोलर किस चीज़ को कहते हैं? जो कंट्रोल करता है, पावर को कंट्रोल करता है, कंप्रेसर को कंट्रोल करता है, किस चीज़ को किस स्पीड पर चलाना है, कब चलाना है, कैसे चलाना है, इस चीज़ का कंट्रोल उसी के अंदर में होता है। नॉन इन्वर्टर में जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिख जाएगा, वो आपका वायरिंग का सेक्शन होगा। अब नॉन इन्वर्टर में कंट्रोलर तो लगता नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, कनेक्टर दिखेगा, कैपेसिटर दिखेगा, इसके अंदर में आपको जो है किसी में कॉन्टैक्टर दिखेगा। और जब इसको आप हटाएंगे यहाँ से तो नीचे के साइड में आपको क्या दिखेगा? कंप्रेसर दिखेगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको खोल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। ये जो गैस का हीट है उसको एग्जॉस्ट करता है। गैस के हीट को कंडेंसर से खींचता है और बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, चलिए अब आप देखिएगा यहाँ इस चीज को हम क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट। ये जो है हमारा शट ऑफ वाल्व है। क्या है? शट ऑफ वाल्व। ये शट ऑफ वाल्व से आप क्या कर सकते हैं कि कंप्रेसर के अंदर कंडेंसर के अंदर गैस को होल्ड करके रखा सकते हैं। जैसे अगर कभी ये मशीन लगा हुआ है, कहीं किसी वॉल पर लगा हुआ है, चालू है मशीन, अब कस्टमर ने कहा कि भाई आप ये मशीन को खोल करके आप दूसरे जगह पे लगा दीजिए, या इस मशीन को खोल के रख दीजिए, हम बाद में लगाएंगे, कुछ भी कस्टमर का जैसा डिमांड हो। तो उस जगह पर आप क्या करेंगे? जबकि आपका जब मशीन चल रहा था तो गैस तो खुला हुआ था, यहाँ से जो पाइप निकल के इंडोर तक गया है, इंडोर में भी गैस होगा, उसके पाइप में भी गैस होगा, कंडेंसर में भी गैस होगा। अगर आप खोल देंगे और खोलने से पहले आप गैस को बैक नहीं करेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा गैस क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, और फिर से आपको उसके अंदर गैस चार्ज करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपको भी नुकसान है, क्योंकि आपका टाइम लॉस होगा, और कस्टमर का नुकसान है क्योंकि उसको पैसा देना पड़ेगा गैस का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब कस्टमर बोले कि भाई हमको खोल करके रख दो, अभी हम बाद में यूज़ करेंगे, बाद में लगाएंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? मशीन को चालू करना है। मशीन को चालू करना है। मशीन को चालू करने के बाद जब चालू हो जाए, कंप्रेसर चल जाए, चल जाने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन को बंद करना है। यहाँ पर देखिए इसमें वो एलएनकी लगता है, वही एलएनकी एक एलएनकी आता है, ये नंबर से आता है, 4 mm का, 5 mm का, 5.5 mm का, 6 mm का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले डिस्चार्ज को बंद करेंगे जब आपका कंप्रेसर चालू रहना चाहिए। ठीक है,
नहीं समझ बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी टेक्नीशियन में बहुत दिन से जो करते आ रहे हैं 6 साल 7 साल 8 साल से, तो उन लोगों को एक अंदाज़ा हो जाता है कि हम इतने टाइम में अगर बंद करते हैं तो हमारा सारा गैस कंप्रेसर कंडेंसर में आ गया है। जो नए हैं उनके लिए अगर नहीं समझ में आता है कि हम कितने देर में बंद करें, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। जब मशीन आपका चालू हो जाए तो यहाँ देखिए सक्शन लाइन में आप गेज लगा लीजिए। यहाँ जो है गेज का पाइप आ जाएगा, चार्जिंग लाइन जिसको हम लोग कहते हैं या चार्जिंग पाइप बोलिए, वो लगा लीजिए और वो पाइप जो है आप ले जाके गेज में लगा दीजिए। तो आपको इसके अंदर कितना गैस है, गैस का कितना प्रेशर है, वो एक्चुअल प्रेशर चालू होगा मशीन तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप डिस्चार्ज को बंद कीजिएगा तो वो जैसे कि अगर उसका ये 22 का प्रेशर, 22 का गैस इसके अंदर था, R22 का, तो R22 का जो है बैक प्रेशर कितना है 55 से 60। ठीक है, तो आप जब देख रहे हैं कि 55 से 60 है, उसके बाद जैसे ही आप डिस्चार्ज लाइन को बंद कीजिएगा तो वो देखिएगा 55 से या 60 से जो है वो धीरे 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 नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा और वो एक टाइम पर 0 पर चला आएगा। जैसे ही 0 पर चला आए, आप पहले डिस्चार्ज को तो बंद कर चुके हैं, डिस्चार्ज को बंद किए तभी वो प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे ही 0 पर आ जाए आप जो है सक्शन का शटर वाल्व बंद कर दीजिए। जैसे ही इसको बंद कीजिएगा उसके बाद आप मशीन को मेन लाइन से बंद कर दीजिए। आप जब बंद कर दीजिएगा गैस इसके अंदर स्टोर हो गया है। आप जो यहाँ से बंद किए, डिस्चार्ज लाइन का काम क्या है, गैस को डिस्चार्ज करना, आउटडोर से गैस को डिस्चार्ज करना, ठंडे गैस को। ठीक है, आउटडोर से गैस को डिस्चार्ज करना। जब आपने डिस्चार्ज लाइन को ही बंद कर दिया तो आउटडोर से गैस निकलना बंद हो गया। अब वो गैस क्या हो रहा है आपके कंडेंसर लाइन, कंडेंसर में आकर के, कंडेंसर जो भी हो, प्लेट टाइप हो या ट्यूब टाइप हो, उस पाइप में वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये सक्शन आपने खुला रखा है। अब ये सक्शन क्या करता है, इंडोर से जो गैस है उसको क्या करता है, खींचता है। तो जब आपने डिस्चार्ज बंद कर दिया, यहाँ से फेंकना तो बंद हो गया, लेकिन आपका सक्शन खुला हुआ था। वो क्या कर रहा था, गैस जो भी है इंडोर में है या पाइप में है, तो उसको क्या कर रहा था, वो खींच रहा था और खींच करके इसके अंदर लेके चला आया। ठीक है, उसके बाद आप इसको बंद कर दिए तो जितना भी गैस था आउटडोर में, इंडोर में या पाइप में, वो आपके कंडेंसर में। सर अगर इसको हम नहीं बंद करते हैं सर तो भी तो गैस नहीं निकलेगा। देखिए, इसको अगर नहीं बंद कीजिएगा गैस तुरंत तो नहीं निकलेगा, लेकिन माइनर लीक होगा ही होगा, माइनर लीक होगा। अब ज़्यादा टाइम अगर रख देते हैं आप, महीना दिन 2 महीना, तो कहीं ना कहीं आपका गैस लीक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम बंद करके ही रखते हैं, ताकि अगर वहाँ कंप्रेसर से हमारा लीक हो भी जाए थोड़ा बहुत, तो आपके यहाँ तक आते आते वो स्टॉप हो जाए, बाहर की तरफ न निकले। कभी भी आप कंप्रेसर को, कंडेंसर को खोलेंगे दूसरे जगह अगर रख रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका एक नट लगता है, यहाँ पर एक नट लगता है, यहाँ पर एक नट लगता है। इन तीनों नट को आपको लगाना है। ठीक है, क्या बोलते हैं ये डेड नट है। ठीक है, तो इसको आप लोग लगा दीजिए। और ये जो ओपन है, यहाँ पर आप नट नहीं लगा सकते हैं, तो आपके पास टेप होगा, वो टेप आप इसके अंदर में अच्छे से रैप कर दीजिए, ताकि कोई कचरा या कहीं पर रखे हुए हैं तो कभी पानी जो है काम हो रहा है पानी वानी का, तो वो नहीं चला जाए। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको टेप करके रखना है। ज़रूरत हाँ, इसमें ज़रूरत पड़े तो कंडेंसर को भी अच्छे तरीके से पैक कर दीजिए, पीछे कार्टून डाल दीजिए, या प्लास्टिक अगर है तो प्लास्टिक डाल दीजिए, या अगर उस कस्टमर के पास इस एसी का कार्टून रखा हुआ है तो उसके अंदर डाल के रखिए, बहुत बेहतर है। इस चीज़ से क्या होगा कि आपका कंडेंसर जो है वो गंदा नहीं होगा, इसके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं जाएगा जिसके वजह से अगर आप नहीं देखे, गलती से नहीं देखे और चालू कर दिए, तो इसके अंदर से वो चीज़ जो है निकल करके, आप चालू कर दीजिएगा तो वो निकल करके कहाँ जाएगा,
अंदर से इंडोर में जाएगा, इंडोर से जाएगा कहाँ, कैपिलरी ट्यूब में, तो कैपिलरी ट्यूब को भी ब्लॉक कर सकता है। या सक्शन में है तो सक्शन डायरेक्ट खींच करके कहाँ लेके जाएगा, कंप्रेसर में लेके जाएगा, तो कंप्रेसर को भी खराब करेगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को प्रॉपर ध्यान रखना है। अब आएंगे हम कनेक्शन की तरफ। कनेक्शन में देखिए आप स्प्लिट जो है आपका नन इन्वर्टर में आप जब कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन में आपको नन इन्वर्टर में कैपेसिटर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप अगर इन्वर्टर एसी में कनेक्शन दे रहे हैं तो उसके लिए आपको एक कंट्रोलर मिल जाता है जिसके अंदर कैपेसिटर ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, रिले ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, क्योंकि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है तो उसके अंदर वो हर चीज़ डाली जाती है जिससे वो सही से चले, जितनी ज़रूरत हो उतना करंट वो कंप्रेसर को सप्लाई कर सके, फैन को सप्लाई कर सके। लेकिन जब आप नन इन्वर्टर में आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा जिससे वो कंप्रेसर को अच्छे से सप्लाई दे या फैन को अच्छे से सप्लाई दे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कैपेसिटर डालना पड़ता है। कैपेसिटर हमारा क्या करता है, ये हाई टॉप धक्का देता है। धक्का देने से मुराद मकसद ये है कि जैसे इस मोटर को चला रहे हो, किसी भी मोटर को चलाने के लिए आपको हाई टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, और वो हाई टॉर्क जो है ये कैपेसिटर इसको देता है। जैसे हम 220 वोल्ट हमारा जो है स्टैंडर्ड वोल्ट है 220 से 230, वो हम इसको देते हैं, लेकिन ये उस रफ्तार में स्टार्टिंग में घूम नहीं पाएगा। उस चीज़ के लिए इसको घुमाने के लिए जो इसके अंदर एक पावर जनरेट होता है कैपेसिटर के अंदर, वो पावर जो है फिर इसको दिया जाता है ताकि ये अच्छे से घूम सके। आप एक नॉर्मली अगर प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपके घर में देखेंगे कि जो फैन लगा हुआ होता है वो अगर स्लो घूमता है, और किसी मिस्त्री को बुलाइएगा, किसी टेक्नीशियन को बुलाइएगा तो वो आगे कुछ नहीं, एक कैपेसिटर चेंज कर देता है, आपका फैन जो है फिर से स्पीड में चलने लगता है। या आपका फैन का जो कैपेसिटर है वो खराब हो जाए तो आप देखेंगे कि फैन जब ऑन कीजिएगा ना तो उसमें से हमिंग का साउंड आता है, करके आवाज आएगा, लेकिन घूमेगा नहीं, होता है ना। तो घूमने जो हमिंग का जो साउंड आ रहा है वो साउंड आ रहा है किस चीज का, जो आपने इसके अंदर करंट फ्लो किया 220, जो आपने डायरेक्ट स्विच दिया तो उसके अंदर तो करंट आ गया, तो वो क्या हो गया, मैग्नेट फील्ड बना दिया, ठीक है। तो जो मैग्नेट फील्ड वो बना रहा है उस चीज का साउंड आता है, लेकिन उसके अंदर इतना ताकत नहीं है कि वो घूम सके या वो मैग्नेट फील्ड को घुमा सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ताकत को बढ़ाने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। अगर उसके अंदर कैपेसिटर नहीं है, आपने लाइन दे दिया और देखिएगा कि जब साउंड आ रहा है अपने हाथ से उसको घुमा दीजिए, वो देखिए अपने स्पीड में घूमना शुरू हो जाएगा। तो जो आप अपने हाथ से घुमा के उसके अंदर जो पावर दिए, जो ताकत दिए, वही ताकत वही पावर ये कैपेसिटर उसके अंदर देता है ताकि वो घूम सके। समझ में आ गया। तो इसलिए हम लोगों को नन इन्वर्टर में कैपेसिटर लगाना जरूरी है, ताकि ये जो हम तो लाइन डायरेक्ट इसके अंदर देते हैं, ठीक है, हम लाइन इसके अंदर डायरेक्ट दे देंगे। सर कंप्रेसर में कितना वाट का वो कैपेसिटर लगता है? देखिए ये कंप्रेसर के हिसाब से आता है, 45 MFD का भी आता है, 50 MFD का भी आता है, 60 MFD का भी आता है, 55 का भी आता है। 1.5 टन है, 1 टन का है 45 MFD, 1.5 टन है 50 से 45 MFD के अंदर में आएगा। 2 टन में अगर आप जाइएगा तो 60 MFD भी आता है, 55 MFD भी आता है। समझ में आ गया। अभी इसके अंदर जो है पहले हमारा जो आता था, अभी ये वायरिंग आप समझ लें कि कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैपेसिटर दिया गया है और एक फैन का कैपेसिटर दिया गया। सेम यही चीज़ हम लोग जब करते थे कभी कार प्रैक्टिकल का कैपेसिटर फैन को घुमाने के लिए मोटर को स्विच करते हैं। जी।
प्रैक्टिकल जब हम लोग सीखते थे, हम लोग जब काम करते थे, स्टार्टिंग में जब काम करना शुरू किए थे उस टाइम में इसके अंदर 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, ठीक है, 3 कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर जो होता था हमारा स्टार्टिंग होता था वो अलग होता था, एक कैपेसिटर जो था वो हमारा रनिंग होता था वो अलग होता था, और एक कैपेसिटर जो है वो हमारा फैन के लिए होता था वो भी अलग होता था। समझ रहे हैं? 3 कैपेसिटर आता है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हाई हुआ तो अभी जो कैपेसिटर आने लगा है वो 3 कैपेसिटर को एक में ही इन्वर्ट कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। और बहुत जगह पर अभी सिर्फ स्टार्टिंग और रनिंग को इन्वर्ट कर दिया, 2 कैपेसिटर को एक साथ इन्वर्ट कर दिया। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो ये जो है 2 कैपेसिटर को एक साथ इन्वर्ट किया हुआ है, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों एक में ही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले स्टार्टिंग अलग रखता था, यहाँ पर 3 कैपेसिटर रखते थे, स्टार्टिंग, रनिंग और फैन, ठीक है। अभी जो है ये सिर्फ एक कैपेसिटर दे दिए। अब एक कैपेसिटर से एक कैपेसिटर जो अगर कम हुआ तो आपके 3 से 4 वायर का वायरिंग कम है। इसमें आपको समझ में आने लगा इजीली कि कौन सा कनेक्शन हम कैसे देंगे। लेकिन उसके अंदर ना अगर गलती से 2 वायर निकल गया तो सोचना पड़ता था कैसे लगाए। अब वो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको फिर से वायरिंग को मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई का मतलब है कि फिर से आप अपने तरीके से उस मशीन को वायरिंग करके चला रहे हैं, समझ रहे? और ये मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे तो बहुत जगह पर आपको मॉडिफिकेशन मिलेगा। कोई चिलर चालू नहीं हो रहा है, कोई मशीन चालू ही नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है नहीं पता, बहुत टाइम से बंद है, 5 साल 6 साल 10 साल से बंद है, नहीं समझ में आ रहा कि अब इसमें प्रॉब्लम आया कहाँ से। कोई मशीन अगर चालू होता है तो हम उसके अंदर फॉल्ट पकड़ सकते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर ये फॉल्ट आ रहा है। अब फॉल्ट पकड़ने के लिए बहुत सारा तरीका है। अभी बहुत सारे मशीनों में दिया गया है कि आपको एरर कोड दे देता है, ये एरर कोड आ रहा है मतलब ये प्रॉब्लम, ये एरर कोड आ रहा है मतलब ये प्रॉब्लम। बहुत सारे मशीनों में जो है ब्लिंकिंग वाला एरर दे देता है कि इतना टाइम ब्लिंक करेगा तो ये प्रॉब्लम है, इतना टाइम ब्लिंकिंग करेगा तो ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे मशीन में आप जब चालू कीजिएगा तो आप जब काम कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा फैन स्लो घूम रहा है तो ट्रिप कर जा रहा है, फैन नहीं चल रहा है तो ट्रिप कर जा रहा है, आइस आ रहा है इसका मतलब कहीं पर गैस तो नहीं खत्म हो गया है, कचरा तो नहीं भरा हुआ है ढेर सारा मशीन में। तो ये जो भी प्रॉब्लम है ये आप जब मशीन चालू हो जाएगा तभी आप पता कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम, जब तक मशीन चालू नहीं होगा आप नहीं समझ सकते कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं काम करने के लिए तो मशीन डेड पड़ा हुआ है। डेड का मतलब है कि हम स्विच तो दे रहे हैं, लाइन तो दे रहे हैं, लेकिन मशीन में लाइन जा ही नहीं रहा, वो कोई वर्क ही नहीं कर रहा है, डेड हो गया है मशीन। तो अब उस जगह पर हम क्या करेंगे? तो जिस चीज पर सबसे पहला डाउट हमारा जाता है, सबसे पहला डाउट कहाँ जाएगा? पीसीबी पर, इनडोर का जो पीसीबी है। क्योंकि हम जब लाइन देते हैं मशीन में सबसे पहले कहाँ जाता है? इनडोर के पीसीबी में जाता है। इनडोर का पीसीबी में जब लाइन जाएगा तो वो लाइट को जलाएगा, इनडोर के फैन को चालू करेगा, स्विंग को चालू करेगा, फिर 3 मिनट बाद जो है वो आउटडोर को लाइन देगा और हमारा कंप्रेसर चालू होगा। सर नॉन इन्वर्टर में तो सर डायरेक्ट चला जाएगा लाइन? नहीं, 3 मिनट बाद, ठीक है। तो ये जो है तो चालू होने के बाद, अब जब चालू ही नहीं हो रहा है तो हम सबसे पहले मेरा डाउट कहाँ जाएगा? सबसे पहले करंट देखना होगा। सबसे पहले हम अपने बोर्ड को चेक करेंगे इसमें लाइन आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर स्टेबलाइजर आप लगा के तो आपकी अगर मशीन खराब होता है या डेथ होता है तो स्टेबलाइजर में लाइन जाएगा, ठीक है। अगर स्टेबलाइजर लाइन नहीं छोड़ पा रहा है किसी वजह से, जो लाइन हमारे इंडोर में नहीं जा पा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि स्टेबलाइजर से लाइन को खोल देंगे, मेन लाइन को जो हमारे एसी में जा रहा है उसको खोल के आप प्लग में डाल दीजिए
डायरेक्ट एक बार चालू करके देख लेते हैं। फिर भी अगर चालू नहीं हो रहा है तो हम चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज कितना दे रहा है। हमको चाहिए कितना 220 वोल्ट, अब ये उतना वोल्टेज दे ही नहीं पा रहा है, ये 110 ही निकाल रहा है। वो चीज चेक कर लेंगे। दूसरी चीज हम टेस्टर से चेक कर लेंगे कि कहीं न्यूट्रल कट तो नहीं किया। ठीक है, न्यूट्रल अगर कट जाता है तो सिंबल आपका यही है कि आप जब डालेंगे ना दोनों में लाइट जलेगा। टेस्टर में जब चेक करिएगा तो न्यूट्रल में भी लाइट जलेगा और फेस में भी लाइट जलेगा, लेकिन जलना कितने में चाहिए? एक में ही जलना चाहिए जो हमारा फेस है। ठीक है, दोनों में लाइट, इसका मतलब है कि हमारा कहीं ना कहीं से न्यूट्रल कट गया है, इस वजह से वो लाइन प्रॉपर वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। आप फेस तो पहुंचा दे रहे हैं, आपका जो है न्यूट्रल पहुंच ही नहीं रहा। तो न्यूट्रल नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब कि मशीन आपका नहीं चलेगा, डेड पड़ा है।